नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आपातकाल के 50 साल पूरे, संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी ने बताया इसे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय। लोगों से की उस वक्त से जुड़े अनुभव साझा करने की अपील। आपातकाल के खिलाफ पीएम मोदी की भूमिका पर लिखित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का विमोचन आज। गृह मंत्री अमित शाह पुस्तक का करेंगे विमोचन। संविधान हत्या दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। आज खत्म होगा 41 साल का इंतजार। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष के लिए भरेंगे उड़ान। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन की 1 घंटे बाद होगी लॉन्चिंग। ऑपरेशन सिंधु के तहत 282 भारतीयों का एक और जत्था स्वदेश लौटा। ईरान और इजराइल से अब तक 3,452 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। श्रीलंका और नेपाल के नागरिक भी निकाले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह नहीं करने की रिपोर्ट को किया खारिज। कहा ईरान के तीनों परमाणु ठिकाने हुए पूरी तरह से तबाह। और आइए खबरों को जाने विस्तार से। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। देश में इमरजेंसी लगे आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। आपातकाल का वो काला अध्याय आज ही लोगों के जहन में बुरे सपने की तरह जिंदा है। इतिहास भी उस काले अध्याय को अपने पन्ने से कभी मिटा नहीं सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट में कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। आपातकाल के 50 साल पर पीएम मोदी ने कहा था कि इस दौरान संविधान की मूल भावना कुचली गई थी। तो आज ही के दिन किया गया था संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार, मौलिक अधिकारों को किया गया था निलंबित। आपातकाल के 50 साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, वो बड़ी बातें आपको बताते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया था। कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। संविधान की मूल भावना कुचली गई थी। उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया था। आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज हम अपनी संविधान को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। जब आपातकाल लगाया गया था तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का अनुभव था। आपातकाल के 50 साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि द इमरजेंसी डायरीज में आपातकाल के वर्षों के दौरान मेरी यात्रा का वर्णन है। आपातकाल की पीड़ा को झेल चुके लोगों से अनुभव साझा करने की अपील भी प्रधानमंत्री ने की है। और 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल भारत की आज़ादी के बाद के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय दिल्ली सरकार के सहयोग से आज नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संविधान हत्या दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माय भारत के स्वयंसेवकों द्वारा निकाली जा रही लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
ये यात्रा संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों और आपातकाल से मिले सबक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश में यात्रा करेगी। साथ ही संस्कृति मंत्रालय हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 50 प्रमुख स्थानों पर लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के शुभारंभ का समन्वय भी कर रहा है, जो आने वाले हफ्तों में जनता के लिए खुली रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर किताब का विमोचन करेंगे। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपातकाल के समय युवा आरएसएस प्रचारक थे, उस समय उनकी आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। इसमें पीएम के साथ काम करने वाले लोगों के अनुभवों को भी शामिल किया गया है। ये पुस्तक युवा मोदी के शुरुआती सालों पर नई रोशनी डालती है, जिन्होंने अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई में अपना सर्वस्व लगा दिया। ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने इस पुस्तक को संकलित किया है। इसमें लोकतंत्र के आदर्शों के लिए संघर्ष कर रहे युवा मोदी की विशद तस्वीर देखने को मिलती है। यह पुस्तक उन लोगों को साहस और दृढ़ संकल्प को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। यह पुस्तक हमारे समय के सबसे परिवर्तनकारी नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी को गढ़ने वाले शुरुआती परीक्षणों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करती है। इस पुस्तक का प्राकथन पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपातकाल को लेकर एक किताब छपी है। इसमें पीएम के साथ काम करने वाले लोगों के अनुभवों को भी शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब आपातकाल लगाया गया था, तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का अनुभव था। इसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने की अहमियत को फिर से पुष्ट किया। साथ ही मुझे उस वक्त के विभिन्न राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे खुशी है कि ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने उन अनुभवों में से कुछ को एक किताब के रूप में संकलित किया है, जिसकी प्रस्तावना श्री एचडी देवेगौड़ा जी ने लिखी है, जो खुद आपातकाल विरोधी आंदोलन के दिग्गज थे। द इमरजेंसी डायरीज में आपातकाल के वर्षों के दौरान मेरी यात्रा का वर्णन है। इसने उस समय की कई यादें ताज़ा कर दी। मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूं जो आपातकाल के उन काले दिनों को याद करते हैं या जिनके परिवारों ने उस दौरान कष्ट झेले हैं, वे अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करें। इसमें युवाओं में 1975 से 1977 तक के शर्मनाक समय के बारे में जागरूकता पैदा होगी। भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोपकर देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में तानाशाही सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए लाखों समर्पित स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सच्चाई को हर गांव, हर गली और हर घर तक पहुंचाया था। आपाल की इन्हीं कहानियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संघर्ष और अनसुनी घटनाओं को पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर में शब्दों में पिरोया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर एक्स पर लिखा है कि आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल था। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा और यातना सही, उसे नई पीढ़ी जान सके, इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया। ये दिवस बताता है कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं, बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई, न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया।
देशवासियों ने सिंहासन खाली करो का शंखनाद किया और तानाशाही कांग्रेस को उखाड़ फेंका। इस संघर्ष में बलिदान देने वाले सभी वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर एक्स पर लिखा कि आज से 50 साल पहले भारतीय लोकतंत्र का आपातकाल के माध्यम से गला घोंटने का कुत्सित प्रयास किया गया था। आपातकाल को लोग आज भी भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के रूप में याद रखते हैं। संविधान को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से देश पर आपातकाल थोपा गया, वो सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है। तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची थी जिसका गलत इस्तेमाल ना किया गया हो, मगर इस देश में जो लोकतांत्रिक परंपराएं रही हैं, उनको चाहकर भी तत्कालीन सरकार मिटा नहीं पाई। आज भारत में लोकतंत्र जीवित है। इसके लिए आपातकाल में जिन्होंने भी संघर्ष किया, जेल काटी और यातनाएं सही, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की आने वाली पीढ़ियां उनका योगदान कभी भुला नहीं सकती। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है ताकि हर देशवासी को स्मरण रहे कि तानाशाही कैसे लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करती है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संविधान हत्या दिवस पर स्वतंत्र भारत के इतिहास को याद करते हुए एक्स पर लिखा कि संविधान हत्या दिवस पर हम स्वतंत्र भारत के इतिहास के उस दर्दनाक अध्याय को याद करते हैं जब संस्थाओं को कमजोर किया गया, अधिकारों को निलंबित किया गया और जवाबदेही को दरकिनार कर दिया गया। ये संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को बनाए रखने के हमारे सामूहिक कर्तव्य की भी एक शक्तिशाली याद दिलाता है। आपातकाल सेनानी सुरेश कुलकर्णी उस समय को याद करते हुए कहते हैं कि आपातकाल के बारे में देश के लोगों को सही और पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने को उचित और सही ठहराया। तानाशाही है, ये कुछ मात्रा में लोगों को भी पता है, लेकिन सही मात्रा में मालूम नहीं। उस समय जो लोकशाही के अंतर्गत समाज चल रहा था, लेकिन जयप्रकाश आंदोलन, उस समय जो घटनाएं चली, उसके कारण देश पर आपातकाल लगाया गया। यानी संघ को बंद कर दिया, जो बोलने वाले लोग हैं उनको बंद कर दिया, इंदिरा गांधी का नाम लिया तो भी जेल में जाना पड़ता था। तो ये तो सीधा सीधा संविधान की हत्या ही है, ऐसा मैं मानता। तो इस प्रकार की जो स्थिति में देश में बनी थी, तो ये सबके सामने आनी चाहिए। इसलिए इस प्रकार का जो दिन मनाने का तय किया है, इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहीं आपातकाल सेनानी अरुण वशिष्ठ ने आपातकाल के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाया था और भविष्य में संविधान की मूल भावना कुचलने की इस तरह की कोई दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएगा। इमरजेंसी जो अब कहिएगा 47 से लेकर अब तक इमरजेंसी को अब 50वां साल है, लेकिन उससे पहले जो लगभग 27-28 साल, जो 77-78 साल के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन, काला अध्याय है। और इस लोकतंत्र जो हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाते हैं, उस पर एक बड़ा धब्बा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया। और ऐसा धब्बा, एक ऐसा लोकतंत्र की हत्या का ये कुत्सित प्रयास न भूतो न भविष्य थी, आगे आने वाले समय में कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकेगा। बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 25 जून 1975 की वो रात जब भारत का लोकतंत्र सिहर उठा।
इस दिन संविधान को कुचला गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया गया और लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ा गया। आधी रात को रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो आइए देखते हैं आपातकाल पर हमारी ये रिपोर्ट। आजादी के 25 साल बाद ही देश में जो कुछ हुआ उसे लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे एक लोकतांत्रिक देश की संसद में कोई दल और नेता अपनी मजबूती और महत्वाकांक्षा का बेजा इस्तेमाल कर देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान को तहस नहस कर सकता है। इसकी सबसे अनूठी मिसाल है आपातकाल यानी इमरजेंसी, जिसे इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 25 जून की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत से अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में लागू करवा दिया, जिसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। देश भर में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई और संविधान के अपने हिसाब से बदलने की पूरी कोशिश की गई। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल यानी DIR के तहत नेताओं को बंदी बनाया। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना उनके रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों तक को नहीं दी गई। जेल में बंद नेताओं को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। उनकी डाक तक सेंसर होती थी और मुलाकात के दौरान खुफिया अधिकारी मौजूद रहते थे। आपातकाल की शुरुआत में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। इसके जरिए अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आजादी को भी छीन लिया गया। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों PTI, UNI, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म कर एक नई समाचार एजेंसी बना दी। इसके साथ ही प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई। कई संपादकों को सरकार विरोधी लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का को जब्त कर लिया गया। किशोर कुमार जैसे गायकों को काली सूची में डाल दिया गया और आंधी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। आपातकाल के दौरान पुलिस अत्याचार और दमन आम बात थी। इस दौरान पुरुष और महिला बंदियों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों और जजों को भी नहीं बख्शा गया। आपातकाल के सबसे बुरे प्रभावों में से एक था परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों पर की गई सख्ती। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन किया गया। परिवार नियोजन और सुंदरीकरण के नाम पर आम लोगों का काफी उत्पीड़न हुआ। सरकारी अधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को पराजित किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राज नारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द करते हुए उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में जा सकती थीं, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थीं। वहीं उस वक्त देश भर में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी थी। पूरा विपक्ष सड़कों पर था और इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांग रहा था। इस सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय ने उनके प्रधानमंत्री बने रहने की उम्मीद को खत्म कर दिया और फिर सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया, जो भारतीय लोकतंत्र में एक काले धब्बे के समान है।
25 जून की आधी रात से लागू आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। 21 महीने तक चलने वाला आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक तानाशाही रवैया था, जिसने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। इसके बाद हुए 1977 में चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और आज से 50 साल पहले इस देश पर थोपी गई इमरजेंसी हमारे लोकतंत्र और संविधान पर एक कलंक की तरह है। उस इमरजेंसी की भयानक यादें आज भी इस देश के लोग भूल नहीं पाए हैं। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर डीडी न्यूज़ आपके लिए एक खास सीरीज लेकर आया है, इमरजेंसी एट 50। आज इस खास सीरीज में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वयंसेवक के रूप में किस तरह से इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ अभियान चलाया था। जून 1975 देश में सूर्य का उजाला नहीं बल्कि आपातकाल का स्याह अंधेरा फैला हुआ था। पूरे देश को जेल खाने में बदल दिया गया था। 4 जुलाई आते आते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सभाएं और रैलियां जोर पकड़ने लगी। तब संघ का एक युवा प्रचारक इन सभाओं और रैलियों के आयोजन में बड़ी भूमिका निभा रहा था। वो युवा थे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम कुछ लोग बैठे हुए थे एक मीटिंग में। नरेंद्र भाई थे, देशमुख जी थे, शंकर सिंह वाघेला थे और मैं था। पांचों को इस ऐसी जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि भाई आप लोगों को बाहर रहना है और हमें ये साहित्य का, संगठन का, संघर्ष का, सत्याग्रह का ये सब काम करना है। दुर्भाग्य से मैं सबसे पहले पकड़ा गया। कुछ महीने के बाद शंकर सिंह गए, बाकी रहे देशमुख जी और नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई कभी भी उनकी किसी पुलिस में आए नहीं। युवा नरेंद्र मोदी ने जिस कुशलता और सटीकता से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, उसे देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बनी लोक संघर्ष समिति में उन्हें जनरल सेक्रेटरी की भूमिका सौंपी गई थी। युवा नरेंद्र मोदी का काम आपातकाल थोपने के इस निरंकुश कदम के विरोध में जनमानस को तैयार करना था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वो था भूगर्भ पत्रिका का संपादन, प्रिंटिंग और वितरण। आपातकाल विरोधी सामग्री का वितरण करना है राजस्थान भर में, और वो आएगी गुजरात से। जब मैं अहमदाबाद सामग्री लेने गया, जब जो हमारे सह प्रांत प्रचारक थे, उन्होंने कहा मोदी जी ये अपने प्रचारक हैं, इनके पास जाओ, ये आपको सामग्री देंगे। तो भूमिगत होकर पूरे देश की सामग्री का मुद्रण माननीय मोदी जी कराते थे अहमदाबाद में, और सारी मुद्रित सामग्री में राजस्थान के विभिन्न कोनों में बांटता। पुलिस हर जगह नरेंद्र मोदी की तलाश में छापे मार रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी वेश बदलने में निपुण थे। कभी साधु तो कभी सरदार बनकर अपना काम करते रहे। इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को बटुक भाई बना लिया। यही वजह रही कि पूरी इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी पुलिस के हाथ नहीं आए। मैं घर पे बैठा था तो एक आदमी आया, उसने मुझे ये बोला कि आपको कोई सरदार जी मिलने आए हैं और आरएसएस के शाखा कार्यालय पे खड़े हैं।
मैंने उनको बोला कि भाई मैं आप सरदार जी के बेस में और मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। तो उसने जो आरएसएस की जो शाखा में जो प्रार्थना गाते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो पूरी प्रार्थना उन्होंने मुझे गा के सुनाई। और उन्होंने फिर बोला कि मैं सिरूमल भाई के परिवार को मिलने आया हूँ, क्योंकि सिरूमल भाई जो हमारे शाखा कार्यवाहक थे वो जूनागढ़ जेल में थे। आपातकाल में लाखों संघ कार्यकर्ता जेलों में बंद थे और बाहर उनका परिवार आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। कई परिवारों की स्थिति तो बहुत ही दयनीय थी। युवा नरेंद्र ने उनके परिवार तक आर्थिक मदद पहुंचाने की व्यवस्था की, वो भी उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना। आखिरकार आपातकाल के विरुद्ध लंबे संघर्ष को सफलता मिली। लोकतंत्र के सूरज को फिर कोई आपातकाल का ग्रहण डस न जाए। देश इन अनुभवों को याद रखे, इसलिए इन्हीं अनुभवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब गुजराती भाषा में संघर्ष मां गुजरात के नाम से कलमबद्ध किया था। राष्ट्र निर्माण का एक और यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन इमरजेंसी की आग में तपकर कुंदन बने नरेंद्र मोदी जैसे हजारों देशभक्तों को चैन कहां था। वे फिर निकल पड़े नई जिम्मेदारियां लिए, फिर निकल पड़े नई राह पर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की ओर। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सेंट्रल पार्क में 1975 के आपातकाल पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये दिवस 25 जून 1975 को संविधान को कुचलने की घटनाओं का स्मरण कराता है। इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल की ज्यादतियां झेली थी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने और सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के साथ ही उस संविधान को ही पूरी तरह से बदल डालने की कोशिश की जो भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। आपातकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा किया गया संविधान संशोधन भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन है। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन किया गया, जिसके जरिए संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने, उसकी संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीनों अंगों के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपातकाल और इसको लागू करने को लेकर भारतीय संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच आपातकाल की चर्चा की गई है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का फैसला किया। आपातकाल में संविधान में शामिल आपातकालीन शक्तियों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल लागू करने के बाद संविधान में ऐसे संशोधनों का दौर शुरू हो गया जिन्होंने भारतीय गणतंत्र की आत्मा को ही बदल कर रख दिया। आपातकाल को समय की जरूरत बताते हुए इंदिरा गांधी ने उस दौर में लगातार कई संविधान संशोधन किए। जुलाई 1975 में 38वें संविधान संशोधन के जरिए न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया।
2 महीने बाद ही किए गए 39वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्रावधानों को बदलने के बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वें संशोधन के जरिए एक प्रकार से पूरे संविधान का पुनरीक्षण किया गया और संविधान में बहुत से मूलभूत बदलाव कर दिए गए। 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक था मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देना। इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था। इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह से बौना कर दिया था। विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थीं। अब केंद्र सरकार को ये भी शक्ति थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या पुलिस बल भेज सकती थी। साथ ही राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया। 42वें संशोधन के जरिए ये प्रावधान किया गया कि संसद से किए गए संविधान संशोधनों को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की गई। हालांकि इससे पहले ही 43वें संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनके अधिकार वापस दिलाए गए। इसके बाद संविधान का 44वां संशोधन हुआ। ये संशोधन 42वें संविधान संशोधन से जो क्षति संविधान की हुई थी उसे ठीक करने की कोशिश थी। 44वें संशोधन से 42वें संशोधन के जरिए संविधान में किए गए बदलावों को रद्द करते हुए संविधान को फिर से अपने मूल रूप में लाया गया। हालांकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संशोधन ने संविधान में कई ऐसे बदलाव किए जिससे 1975 के आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। पहले अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाने के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति जैसी परिस्थितियों का होना जरूरी था। लेकिन 44वें संशोधन में अनुच्छेद 352 में से आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। सिर्फ आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है। 42वें संशोधन के जरिए आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था, लेकिन 44वें संशोधन से ये बंधन हटा लिया गया। अब आपातकाल लगाने के सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करेंगे, जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसके लिए मंजूरी लेना जरूरी बनाया गया। इसे लागू रखने के लिए हर 6 महीने के बाद संसद से मंजूरी आवश्यक होगी। लोकसभा के कार्यकाल को दोबारा 5 साल कर दिया गया। 38वां संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 123 में खंड 4 जोड़कर अध्यादेश के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप को रोक दिया। हालांकि जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन के जरिए इस बदलाव को उलट दिया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी अनुच्छेद 368 में भी बदलाव कर चुकी थीं, ताकि संविधान में किए गए बदलाव की न्यायिक समीक्षा न की जा सके। आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना 53 अनुच्छेदों और 7वीं अनुसूची में बदलाव किया गया था। ये एक प्रकार से संविधान का पुनरीक्षण था। हालांकि बाद में सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जो बिगड़ा हुआ था उसे सुधारने की भरपूर कोशिश की। और
आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगदाओ में आयोजित होने वाली एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में रक्षा मंत्री एससीओ के सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करने, क्षेत्र में आतंकवाद व उग्रवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त प्रयासों का आह्वान करने के साथ ही एससीओ में शामिल देशों के आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर बल देंगे। ईरान में फंसे 282 भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विशेष उड़ान आज तड़के स्वदेश वापस लौटी। मशहद से नई दिल्ली पहुंची एक विशेष उड़ान से 282 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए लोगों की कुल संख्या 2858 हो गई है। इसी के साथ भारतीयों को इजरायल और ईरान से सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3452 लोगों को सुरक्षित वापस लाया गया है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों के अलावा श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भी बाहर निकाला है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और भारत सरकार द्वारा किए गए इंतजामों की भी तारीफ की। मैं ईरान में पहुंचा था और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिन्होंने हमें महफूज और तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपने वतन तक पहुंचाया। जय हिंद, जय भारत। सब अच्छा रहा। अपने जो गवर्नमेंट ने अपने सफारत में जो काम किया है वो काबिल तहसीन है, काबिल दाद है। हिंदुस्तान हमेशा हमारा कहाँ। और अगर आपकी पेट्रोल कार 15 साल पुरानी है या डीजल कार 10 साल पुरानी, तो 1 जुलाई 2025 से दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर आप ईंधन नहीं भरवा पाएंगे। ये नई व्यवस्था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जारी की है ताकि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। ये नई व्यवस्था दिल्ली एनसीआर में पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगी। देखते हैं धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा पीकर जी रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। वायु प्रदूषण के कारण गैस चैम्बर में तब्दील दिल्ली एनसीआर के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। वाहन चालकों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। 1 जुलाई 2025 से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं देने की घोषणा की है। ये नियम दिल्ली एनसीआर में पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा। 1 जुलाई onwards in the National Capital Territory of Delhi, there are 500 such ANPR systems that are installed on the fuel stations, and that will actually start off the implementation of this direction, which will allow identification of the vehicle. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से जारी निर्देश में 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों में ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो पुराने वाहनों का पता लगाएंगे। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 1 जुलाई से मियाद पूरा कर चुके किसी भी वाहन को ईंधन नहीं देने की घोषणा की है। दिल्ली के 520 ईंधन आपूर्ति केंद्रों में से 500 ने स्वचालित नंबर प्लेट पहचान यानी ANPR कैमरे लगा दिए हैं और शेष बचे पेट्रोल पंप 30 जून तक कैमरे लगाएंगे। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? बिल्कुल पुरानी गाड़ियों को हटाओ। आज दुबई जाओ, देखो सारी नई गाड़ियाँ हैं। कहाँ टूटी फूटी गाड़ियाँ ले के लोग घूमते रहते हैं, उसमें धुआं फेंक रहे हैं, कचरा, सारा सिस्टम खराब कर रखा है। गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है बढ़िया डिसीजन है। आंकड़े हैं कि दिल्ली में 62 लाख वाहन ऐसे हैं जो परिचालन की अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं, जिनमें 41 लाख 2 पहिया वाहन हैं। पूरे एनसीआर के आंकड़ों को जोड़ें तो ऐसे वाहनों की संख्या करीब 44 लाख तक पहुंच जाती है, जो 5 उच्च घनत्व वाले शहरों में केंद्रित हैं। 15 साल जो पुरानी गाड़ियां होंगी उससे ज़्यादा पॉल्यूशन और फैलेगा। उसको देखते हुए जो भी सरकार ने फैसला लिया वो अच्छा लिया। ये नियम 1 नवंबर 2025 से दिल्ली से सटे 5 उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में लागू किए जाएंगे। ANPR कैमरे लगाने का कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाया गया ये कदम शानदार है। इससे न केवल आम लोगों के जो फेफड़े को राहत मिलेगी, बल्कि जो श्वास से संबंधित जो बीमारी है उन बीमारियों में भी
कमी दर्ज होगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मन की बात जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत at 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। नमस्कार, न्यूज नाइट सियासत का दांव, खेत, खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण। और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने।
खबर की बारी। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अब से कुछ ही देर में रवाना होंगे। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये प्रक्षेपण होगा। इस मिशन के लिए बैकअप लॉन्च अपॉर्चुनिटी 26 जून के लिए प्लान की गई है। मिशन में स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा। करीब 14 दिन तक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। हालांकि इससे पहले इस मिशन की लॉन्चिंग कई बार टाली जा चुकी है। पहले ये मिशन 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे टाल दिया गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले ऐतिहासिक एक्सियोम मिशन 4 के लिए बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन के माध्यम से वो भारत में एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेंगे। खासतौर पर इसके जरिए बच्चों में जिज्ञासा बढ़ेगी। ये मिशन मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय प्रगति की अमिट छाप छोड़ेगा। Started out somewhere, I didn't know that this is the path it is going to finally take. First fly all my life, which was a dream job for me. I was very, very happy. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. और इसी मिशन एक्सियोम 4 से जुड़ी हुई और भी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट, रिटायर्ड डीजी हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि सिस्टम पूरी तरह से तैयार है, अंतरिक्ष यात्री भी तैयार हैं और अब कुछ ही पलों का इंतज़ार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और भारत की जो गूंज है अब अंतरिक्ष में भी गूंजने वाली है। जी हाँ, भारत के लिए ये एक ही बहुत ऐतिहासिक मौका है जो कि फिर 41 साल बाद आ रहा है। राकेश शर्मा 1984 में सोयूज के द्वारा ऊपर स्पेस में गए थे, पर इस बार बदलाव क्या है कि ये स्पेस में ही नहीं जा रहे हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय होंगे। और बहुत अहम यह है कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है इंडिया के अपने गगनयान मिशन के लिए, जो कि अगले 2-3 साल में पहला क्रूड मिशन स्पेस में जाएगा। तो बहुत से एक्सपीरियंस हैं जो शुभांशु शुक्ला लेकर आएंगे, जिसका गगनयान मिशन को और आगे सक्सेसफुल करने में फ़ायदा होगा। पर सबसे अहम बात यह है कि 41 साल बाद एक टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हम सबको भारतीय 148 बिलियन भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं, जहाँ वो 14 दिन रहेंगे। जी सर, भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा है उसमें कैसे अब एक नया अध्याय जुड़ता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरे भारतवासियों को आप भी बता रहे हैं, हमें भी गर्व महसूस है, आपको भी गर्व और पूरे भारत को गर्व महसूस हो रहा है, तो कैसे एक नया अध्याय लिखता हुआ भारत आज नजर आने वाला है? तो देखिए, जैसे भारत का स्पेस मिशन बहुत सक्सेसफुल रहा है। रॉकेट लॉन्च होने से, सैटेलाइट जाने से, आदित्य मिशन जो सूर्य को गया है, मंगलयान मिशन और चंद्रयान मिशन में जहाँ की हम चांद के साउथ पोल में चंद्रयान 3 में लैंड करे थे। और आगे जो हमारे मिशन है कि हम भारतीयों को गगनयान द्वारा पहले तो स्पेस में भेजेंगे और उसके बाद 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी बनेगा और 2045 का प्लान है कि पहला भारतीय चांद पर होगा। तो इन सब सीढ़ियों में एक सीढ़ी है, एक हमारा एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्टेशन में जा रहा है, जो आज ये इंसिडेंट ये जो होगा ये एक बहुत ही इस हमारी स्पेस की यात्रा में एक अहम कदम है। जी सर, एक्सियोम 4 मिशन जो है वो गगनयान का आपने जिक्र किया, तो गगनयान मिशन की अगर बात करें तो किस तरह से लाभ पहुंचाता हुआ नजर आएगा भारत के लिए? देखिए, यहाँ पर
जो एक्सपीरियंस शुभांशु शुक्ला लेंगे, एक तो जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं 8 से 9 एक्सपेरिमेंट, और दूसरा ओवरऑल उनका जो पूरा ये स्पेस एक्सपीरियंस है, इस ड्रैगन क्रू में जाने का, इंटरनेशनल स्टेशन में डॉक होने का और वहाँ 14 दिन रहने का, इसमें से का बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस हमारे गगनयान मिशन के लिए, हमारे क्रूड मिशन के लिए आगे फ़ायदा करेगा। जी सर, अगर अध्ययन की बात करें, गतिविधियों की बात करें, तो ये जो मिशन है ये पहले तो कितने देशों को जोड़ रहा है, और उसके बाद जब हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे तो वो कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां होंगी जिन पर उनका फोकस रहेगा? देखिए, इस मिशन में तो तकरीबन 60 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और 31 कंट्रियों के वो एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होंगे। और आपको पता ही है कि इनके साथ में जो और एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, हंगरी और पोलैंड का पहली बार, जैसे भारत का भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, और जो पेगी विट्सन जो इसकी लीडर हैं वो तो खैर बहुत एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने तकरीबन 600 दिन स्पेस में किए हैं और बहुत सारे स्पेस वॉक्स भी किए हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक एग्जाम्पल है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, जिसमें हर दुनिया के हर रिप्रेजेंटेटिव कभी ना कभी स्पेस स्टेशन में रहे हैं, और इसमें एक बिल्कुल पेक्युलर वो है जिसमें कि अलग अलग जो वो हैं रशियन और अमेरिकन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और बाकी बहुत देशों के कंट्रीब्यूशन इस स्पेस स्टेशन में रहे हैं। जी सर, निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की यात्रा की अगर हम बात करें तो निजी अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में भी ये एक नया कदम है, एक नया अध्याय जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पूरे मिशन को, जहां जो निजी क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा मिलता हुआ एक नया अध्याय जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? तो देखिए, आप देखिए जो एक्शियम है, जो कंपनी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, वो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। फैल्कन भी स्पेस एक्स का है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, और 2030 में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का रिप्लेसमेंट भी बनेगा वो भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। तो प्राइवेट कंपनीज का स्पेस में कंट्रीब्यूशन हर दिन बढ़ता रहा है, और ये एक और मिशन है जो कि प्योरली प्राइवेट कंपनियों द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। खैर नासा के ओवरऑल गाइडेंस में है, पर ड्रैगन, स्पेस क्रू ड्रैगन, फैल्कन, ये दोनों ही प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स के हैं, और इनको ऑर्गेनाइज करने वाले जो कंपनी जिसको पूरे मिशन को प्लान कर रही है और जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है वो भी एक्सियम है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। जी सर, अगर इसरो की बात करें तो इसरो द्वारा जो डिज़ाइन किए गए 7 वैज्ञानिक प्रयोग भी इसमें शामिल हैं, उससे किस तरह का लाभ हमें भविष्य में मिलता हुआ नजर आएगा? वो कौन कौन से ऐसे प्रयोग हैं जिसका भारत में भी नजर आएगा मदद मिलते हुए, और पूरे दुनिया में भी, पूरे अंतरिक्ष क्षेत्र में भी हम इसका लाभ मिलता हुआ देखेंगे? देखिए, माइक्रो ग्रेविटी मतलब जीरो ग्रेविटी के आसपास जो ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, ये कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं। एलगी बेस्ड बायोरिएक्टर को टेस्ट किया जा रहा है, मसल रीजनरेशन सप्लीमेंट्स को देखा जा रहा है, सीड स्प्राउटिंग को देखा जा रहा है, और ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन की भी स्टडी हो रही है। तो ये सारी स्टडीज़ जो हैं, अलग अलग वैज्ञानिक स्टडीज़, और ख़ासकर जो इंडिया की इस समय गई हैं वो बायोलॉजिकल वो एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसकी जो भी इससे ज्ञान प्राप्त होगा वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं पर पूरी दुनिया के लिए। सर, इस पूरे मिशन को अगर हम विस्तार से जानें तो जानना चाहेंगे कितने दिनों की ये यात्रा होगी अंतरिक्ष यात्रियों की, उसके बाद किस तरह की उनकी गतिविधियां रहने वाली हैं, और उसके बाद में किस तरह से इस पर काम किया जाएगा? तो देखिए, आपको पता ही है, करीब लॉन्च होने के 4 घंटे बाद वो लोग स्पेस स्टेशन में डॉक होंगे और 14 दिन वहाँ रहेंगे, और 14 दिन का उनका पूरा प्रोग्राम कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, और सब कुछ जो है, एक तो उन्होंने ग्राउंड में रिहर्स और प्रैक्टिस की, उस किस्म के इक्विपमेंट में ट्रेनिंग की, और वहाँ उनका पूरी जो साइकिल है 14 दिन की, और वो क्या क्या करने वाले हैं, रेस्ट के अलावा जो जो वो काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, स्पेस स्टेशन में करेंगे, वो पूरा ही प्लान किया गया है।
सर, कितना मुश्किल होता है एक अंतरिक्ष यात्री के लिए इतने बड़े मिशन पर जाना, कितनी तैयारियों की ज़रूरत होती है, किस तरह से उसके लिए अपने आप को भी तैयार करना होता है, क्योंकि जान रहे होते हैं अंतरिक्ष यात्री भी कि पूरी दुनिया की निगाहें उनके इस मिशन पर टिकी हुई है, उन पर टिकी हुई है। तो देखिए, जैसे आपको पता है, शुभांशु शुक्ला और उनके पार्टनर जो दूसरे पायलट थे जो उनके स्टैंड बाय हैं, दोनों ने करीब 1 साल की ट्रेनिंग की है। उन्होंने पहली ट्रेनिंग तो खैर रशिया में की थी, उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ भी की, और अब फ्लोरिडा में भी वो काफ़ी समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये तो जरूर है कि वो एक्सपर्ट पायलट्स, बेस्ट टेस्ट पायलट्स हैं, जिनको कि इंस्टीट्यूट ऑफ एरो मेडिसिन और इसरो ने सेलेक्ट किया है। 4 ये गगन यात्री सेलेक्ट किए गए थे, और उनमें से शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया। जी सर, भारत की अगर हम बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं कि भारत भी जो है वो अंतरिक्ष में किस तरह से नए नए शोध करता हुआ नज़र आ रहा है। अंतरिक्ष में एक नई उड़ान भरता हुआ भारत नज़र आ रहा है, और ऐसे में भारत की तरफ से अंतरिक्ष यात्री का इस तरह से प्रतिनिधित्व करना, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे सफ़र को, इस पूरे एक्सियोम 4 मिशन को? देखिए, पिछले 60 साल से इसरो ने अपने काम से भारत को दुनिया में बहुत ऊंचे स्तर पर रखा है, और हमें गर्व है कि जो इसरो ने भारत को pressurized Falcon 9 so तो ये आज एक्सियोम 4 मिशन कुछ ही क्षणों में लॉन्च होने वाला है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अंतरिक्ष यात्रियों में भारत के शुभांशु शुक्ला। भारत के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, गर्व का पल है, और कुछ ही पलों में एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च होगा, जिसका सभी को बेसब्री के साथ इंतज़ार है। मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। एक्सियोम 4 मिशन की आज लॉन्चिंग हो रही है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 31 देशों की ओर से करीब 60 वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट, रिटायर्ड डीजी इंडियन स्पेस एसोसिएशन के जुड़े हुए हैं। अनिल जी, हम चर्चा कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एक्सियोम 4 मिशन जो है वो आज पूरे भारत के लिए भी एक गर्व का क्षण है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जी, रिटायर्ड डीजी इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जुड़े हुए हैं। अनिल जी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही पलों का, कुछ ही मिनटों का, कुछ सेकंड का इंतजार है। तो ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं एक्सियोम 4 मिशन की, जो कुछ ही देर में लॉन्च होने को तैयार है। और इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। एक्सियोम 4 ये मिशन आज लॉन्च हो रहा है। हाथों में तिरंगा है और भारत के लिए गर्व का क्षण। अंतरिक्ष यात्रियों में भारत के शुभांशु शुक्ला, जो कि नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे इस एक्सियोम 4 मिशन का। तो हमारे साथ इस विशेष चर्चा में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट, रिटायर्ड डीजी इंडियन स्पेस एसोसिएशन के भी जुड़े हुए हैं। सर, हम बात कर रहे थे कि आज भारत के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, गर्व का पल है, और हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से तैयार, कुछ ही क्षणों का इंतजार। तो अंतरिक्ष यात्रियों में भारत के शुभांशु शुक्ला शामिल,
और एक्सियम 4 मिशन की कुछ ही पलों में लॉन्चिंग होने वाली है। अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से तैयार हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस अंतरिक्ष मिशन में 4 यात्री शामिल हैं। 4 अंतरिक्ष यात्रियों में भारत के शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं और 31 देशों की ओर से करीब 60 वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में आज एक नया अध्याय जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान में आज एक बहुत बड़ा कदम। तस्वीरें देखिए। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के परिजन, माता पिता, चेहरे पर गर्व भी है और दुआ करते हुए भी, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही पलों में अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन की उड़ान भरते हुए एक्सियम 4 मिशन कुछ ही सेकंड में लॉन्च हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। पहली बार तीनों देश भारत, पोलैंड और हंगरी ISS पर एक साथ इस मिशन को पूरा करेंगे और ये अंतरिक्ष की ओर एक्सियम 4 मिशन नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से इसकी लॉन्चिंग हुई है। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए उड़ान भरी गई। T+30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy are 1 Bravo. hearing our commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight Impact abort, show underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. Now, at this point, we are just about 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already Stage 1 preparing Bravo. for, as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from Mission Control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup and back ignition. There we had confirmation of all 4 of those events. Incredible views on our screen here too, as that boost back, as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX4 crew is on their way to space. The view you have on your screen right now is our MVAC engine burning for that second engine first burn. We're expecting that SECO here, second engine cutoff, which will likely be called out over the nets as SECO in just a couple of minutes. Stage 1 boost back shutdown.
Confirmation that the boost back burn on our first stage booster is now complete, and the booster is heading back toward the Florida coast to attempt a landing at LZ-1. At this point, stage 1 is actually still coasting to apogee. We're about to deploy those grid fins so that we can steer the vehicle as it enters the Earth's atmosphere. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. And that call out from Mission Control means Dragon that copies, nominal trajectory. everything is right on track. T+4 minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. Right now, second stage, just a little bit more than 1 G. There's so much propellant that even with a 220,000-pound thrust engine, it takes a while before the G loads start to build up during the second stage flight. Meanwhile, first stage continuing to coast up to apogee, and actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up, a couple minutes to come back down. That first stage heading back to landing zone 1 at Cape Canaveral. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Words we love to hear. Dragon copies, nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now our next major event coming up will be in about 1 minute and 10 seconds. That's going to be the entry burn. That's where we're going to light a single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about 1 minute later at T+7 minutes and 19 seconds. Now for that one, we actually light 3 engines again. Then quickly once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. We'll be down to just a single engine. Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copies, nominal trajectory. Now, right now, as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just to check out. It's not until we actually get through the entry burn. Stage 1 entry burn startup. That we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. That's going to slow the vehicle down. You can watch that. Stage 1 entry burn shutdown. There you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shutdown. Right now on your screen, we've got great views of our second stage engine, the Merlin vacuum engine, continuing to take our AX-4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Again, things we love to hear. Stage 1 FTS. Dragon copies, nominal trajectory. Continuing to get good communication from our crew on board Dragon. Stage 1 transonic. Confirmation that stage 1 is now transonic on its way back to LZ-1, which is just about 9 miles away from our liftoff location today. LZ-1, of course, is the site of the first successful landing attempt, and hopefully it will be the second time that this particular booster sticks its landing. तो भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन, गर्व का क्षण, और वो काउंटडाउन पूरा हो चुका है। एक्सियम 4 मिशन अपने मिशन पर निकल चुका है और भारत के लिए इसलिए गर्व का क्षण है क्योंकि शुभांशु शुक्ला इस अंतरिक्ष यात्री के तौर पर इस मिशन में शामिल है। और भी ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, 41 सालों के बाद भारत के अंतरिक्ष में एक सफल उड़ान भरते हुए हम देख रहे हैं और भारत के लिए आज बहुत ही गर्व का दिन है। इतिहास रचता हुआ भारत, नया अध्याय जोड़ता हुआ भारत। इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत नया अध्याय जोड़ चुका है। 4 दशक बाद एक भारतीय स्पेस में पहुंचा है और देख सकते हैं यहाँ पे लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे, नासा की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे। और मैं इस वक्त हूँ यहाँ पे इंडियन स्पेस कांग्रेस चल रहा है और
देश से नहीं मतलब विदेश से भी लोग यहाँ पे आए हैं जुड़ने के लिए और तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पे हो रही है। फर्स्ट स्टेज क्रॉस किया गया और सबसे अहम चीज है कि भारत हमेशा से ही हम लोगों ने देखा है कि रॉकेट्स या जो सैटेलाइट्स है लॉन्च कर रहे थे, लेकिन लग रहा था कि एक चीज की कमी है जो 4 दशक से नहीं हुई और वो शुभांशु शुक्ला ने वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली लाइव स्ट्रीमिंग मेरे ठीक पीछे यहाँ पे लगाई गई है इंडियन स्पेस कांग्रेस की, जहाँ पे ये लोग देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो लॉन्च जो चल रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं स्पेस सेक्टर से जो यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे एक ये जो कांग्रेस है इस पे बात करने के लिए मैं इन लोगों में से किसी से बात करता हूँ। सर सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम दीपक टावरी है और मैं यहाँ इंडियन स्पेस कॉन्फ्रेंस में अपने कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही अलग माहौल था, लोग ताली बजा रहे थे। कैसा महसूस हो रहा था तब? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है और ये न केवल भारत के लिए पूरी मानवता के लिए बहुत गौरवपूर्ण महत्व क्षण है और स्पेशली इंडिया के लिए हमारे लिए पहला स्पेस मिशन है। बहुत बढ़िया लग रहा है और मिस्टर सुधांशु के साथ वो अकेले नहीं 120 करोड़ भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। शुक्ला जी के साथ सारे लोग हैं। हाँ सारे लोग हैं। और एक और चीज अच्छी लगी मुझे, जहाँ इतने वॉर्स हो रहे हैं ये इजराइल ईरान और ये सब जिसमें डिवीजन इतना दिख रहा है, इन मिशंस के द्वारा अलग अलग देश एक साथ मिल करके ये जो है ये मानवता के स्तर पर एकजुट होकर के ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये जैसे उन्होंने कहा कि ये शायद भारत दिखा रहा है रास्ता की लड़ाई आप करते रहिए, लेकिन भारत नेतृत्व कर रहा है उस नए दुनिया का जहां पे लड़ाई नहीं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ये जो समय है लड़ाई का नहीं है, ये समय है मानवता के लिए आगे बढ़ने के लिए। और ये आज इस पर्टिकुलर ये जो मिशन है नासा से जो शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं, 4 लोग हैं उसमें से एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये भारत एक तरह से दिखा रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। पहला स्टेज पार हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं विजुअल्स कंटिन्यूसली लोगों की नजरें इस वक्त इस स्क्रीन पे है, यहाँ पे बनाया गया है। कंटिन्यूसली लोग इस जगह पे आए हैं। ये इंडियन स्पेस कांग्रेस जो चल रहा है यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग आए हैं और वहाँ पे ये लोग इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। ये तस्वीरें तापस भावुक भी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत के लिए जहां गर्व का क्षण है तो वहीं हम देख पा रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला के जो माता पिता हैं वो एक तरफ भावुक भी हैं, गर्व भी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है और साथ ही मनोकामना करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उनका बेटा जो अंतरिक्ष यात्री के तौर पर अब उड़ान भर चुका है वो अपने इस मिशन में सफल हों। इतिहास के पन्नों में अब शुभांशु शुक्ला का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। सिर्फ शुभांशु शुक्ला नहीं, उनके माता पिता नहीं, पूरा का पूरा जो देश है वो उन पे गर्व कर रहा है। और हो भी क्यों ना एक कहीं ना कहीं सब लोगों की निगाहें एस्पिरेशन जो कही है वो उनके साथ जारी है। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ पे सबकी नजरें वहां पे गई है। तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि ये एक नासा का मिशन नहीं है, ये भारत का मिशन है, ये पूरी मानव जाति के लिए बहुत अहम मिशन है। और इस अहम मिशन को में शुभांशु शुक्ला का जो अहम किरदार है, एक रोल है, वो सच में सराहनीय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग आ रखे हैं, यहाँ पे लोग कंटिन्यूसली देख जा रहे हैं। जब यहाँ पे जब जो लिफ्ट ऑफ हुआ तो लोग लिटरली काउंटिंग कर रहे थे 5 4 3 2 1। वो खुशी वो जज्बा सच में देखने लायक था उस वक्त। और जैसे दीपक जी बता रहे थे, दीपक जी खुद एक यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी कंपनी है जेमिना स्पेस जो उस पर काम कर रही है, बहुत क्रिटिकल काम है। सर इस वक्त स्पेस सेक्टर जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। शुभांशु शुक्ला तो जाहिर है, लेकिन हम ओवरऑल देख पा रहे हैं बहुत आगे तरीके से जा रहा है। पहले एक जमाना था जब स्पेस स्टार्टअप शायद गिने चुने थे 2 या 3, और आज 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप है। एक्चुअली सबसे पहले तो ना हमारी जो भारतीय सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, उनको श्रेय जाता है स्पेस सेगमेंट को उन्होंने पिछले 3-4 वर्षों में पूरा ओपन किया है, जिसमें न केवल इसरो के अलावा प्राइवेट कंपनीज हैं वो पार्टिसिपेट करें। तो हमारे पास इतना टैलेंट है विच वॉज अनटैपिंग द स्पेस डोमेन सो फार। अभी वो सारा का सारा टैलेंट स्पेस डोमेन में काफी इनोवेशन कर रहा है। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो,
तो हमारी भी ऐसी स्मॉल कंपनी इज ट्राइंग टू पावर द स्पेस मिशन थ्रू सॉफ्टवेयर। तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। स्पेस सेगमेंट एक तरह से एक लाइक डेमोक्रेटाइज हो रहा है या हो गया, ऐसा मानना चाहिए। आज भी खबर है कि हम लोगों ने बात कर रहे थे इन स्पेस के चेयरमैन से, वो कह रहे थे कि हम लोग SSLV का जो शॉर्ट जो लॉन्च व्हीकल है उसको HAL को दिया है और बहुत सारे और लोग आ रहे हैं जिसमें काम करें। आपको लग रहा है कि अगले कुछ दशकों में जो स्पेस इकोनॉमी में आज US यूरोपियन यूनियन जो राज करें वहां पे शायद अब भारत बहुत जल्दी टॉप 3 में पहुंच जाएगा? बिल्कुल, स्पेशली इसमें इसरो की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 30-40 वर्षों में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है वो प्राइवेट सेक्टर्स को, इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स को वो सिखा रहे हैं, वो उनको हेल्प कर रहे हैं। इससे न केवल इंडियन मार्केट, हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो इंटरनेशनल मार्केट भी अभी वो रीच आउट कर रहे हैं और वहाँ के भी प्रोजेक्ट, वहाँ के मिशन को भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये बस नासा या इसरो तक सीमित नहीं रहेगा, ये स्पेस डोमेन विल बी लाइक एवरीबडी। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलता है क्योंकि भारत जो है सॉफ्टवेयर में एक तरह से बहुत बड़ी पावर की तरफ से आया है। मतलब हम देखें कि अगर विश्व में कहीं पे भी सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो भारतीय का नाम आना लाजमी है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लग रहा है कि अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो मिलन हो रहा है वो शायद एक नई कहानी लिख रहा है? या बिल्कुल, अभी तक स्पेस मिशन बहुत ज्यादा हार्डवेयर सेंट्रिक थे, सॉफ्टवेयर यूज होता था बट वो बहुत ही कम, ऑटोमेशन के लेवल पे बहुत कम होता था। अभी एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर ड्रिवन मिशन। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, रोबस्ट, सिमुलेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है इसमें, तो इसमें सॉफ्टवेयर की भूमिका बहुत बढ़ जाती है और इसलिए भारत का भी इसमें जो स्पेशली IT इंडस्ट्री है उनका योगदान स्पेस सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण है और होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी नासा का फीड कंटिन्यूसली चल रहा है, ये लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं और यहाँ पे ये पूरी जो जगह है यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए हैं, देश विदेश अलग अलग जगह से, देशों से, जैसे हंगरी से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, इटली से आए हैं, भारत के जैसे यहाँ पे हैं बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये एक हम कह सकते हैं कि विश्व का जो एक जितने भी जो एक क्रक्स है, जो एलीट है, जो इस पे काम कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में, वो आज भारत में, दिल्ली में आए हैं इसी गहन चिंतन के लिए कि किस तरीके से भारत में स्पेस सेक्टर आगे बढ़े और उससे पूरे विश्व को फायदा मिले। भावना? बिल्कुल तापस, और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर झलक भी रहा है कि भारत का जो डंका है वो किस तरह से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बजता हुआ नजर आ रहा है। एक्सियम 4 मिशन के बारे में तापस अगर आपसे जानना चाहें तो ये मिशन किस तरह से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा हमें? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चूंकि स्पेस एक्स से चल रहा है, नासा ले, लेकिन इससे भारत को बहुत अहम मदद मिलने की उम्मीद है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि भारत का खुद का गगनयान जो मिशन है वो 2026 में आने की उम्मीद है और वहां पे शुभम शुक्ला और जो बाकी जो 10 एस्ट्रोनॉट को जो तैयार किया जा रहा है वो उसमें बहुत अहम भूमिका निभा रही है और ये कहीं ना कहीं एक तरह से भारत के लिए एक मील का पत्थर इसलिए साबित होता है क्योंकि हम लोगों को जो एक्सपीरियंस चाहिए कि किस तरीके से एक स्पेसक्राफ्ट का लॉन्चिंग होता है, किस तरह से उसकी जो निटी-ग्रिटी जो उसके जो अहम पहलू है वो किस तरीके से उस मिशन में यूज होंगे, वो अहम हो जाता है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मिशन है वो बहुत मिशन है इंपॉर्टेंट है। इससे एक्सपीरियंस जो लिया जाएगा वो एक्सपीरियंस लिया जाएगा भारत के गगनयान मिशन पे और उसके बाद भारत जब खुद हम लोग जो एक स्पेस स्टेशन तैयार करने की कोशिश करें, जो हमारा खुद का मून मिशन भी है, वो सब उन चीजों में मैंड मिशन भारत का जो है वो उसमें बहुत ये क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला। तो ये एक अहम चीज हो जाती है और भावना ये मैं कहूंगा बार बार कि ये मिशन जरूर स्पेसएक्स का है, ये मिशन जरूर नासा कर रहा है, भारत उसमें भारतीय हमारे शुभांशु शुक्ला जरूर है, लेकिन ये भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। भारत के लिए खास तौर से कि जो एक्सपीरियंस हम लोगों को चाहिए था हमारे बहुत क्रिटिकल मिशंस के लिए, जैसे मैंने अभी कहा गगनयान मिशन कहिए, चंद्रयान मिशन कहिए, या इसके बाद और भी हम लोग कोशिश करें कि एक पूरा स्पेस स्टेशन अपना तैयार करने का। मैं बात कर रहा था इससे पहले मिनिस्टर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो मिनिस्टर है, वो खुद कह रहे थे कि हम लोग इस पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मील का पत्थर साबित है, एक्सपीरियंस देगा भारत को और ये एक्सपीरियंस हम लोग आगे लेके जाएंगे।
फिर मैं कह रहा हूं अभी बहुत ही गिने चुने देश हैं जिनके पास वो एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी है, जो लिफ्ट ऑफ से लेके एक स्पेस स्टेशन बनाने तक ये चीजें कर सकते हैं। अब भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है। थोड़ी सी कमी थी एक्सपीरियंस की, अब वो एक्सपीरियंस भी जो आज शुभम शुक्ला जा रहे हैं उनके जो रॉकेट में जो पूरा ये जो मिशन है उसके बदौलत ये एक्सपीरियंस भी पूरा जाएगा। मैन मिशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है ये शुभम शुक्ला जी का ये जो मिशन है। बिल्कुल तापस, और निश्चित तौर पर शुभांशु शुक्ला जो अनुभव लेकर के आएंगे वो उसका लाभ इसरो को भी मिलता हुआ नजर आएगा। निजी क्षेत्र की अगर हम बात करें, निजी अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो कैसे ये एक्सियम 4 मिशन जो है वो एक साफ तौर पर बता रहा है कि आप निजी अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखते हुए। जी देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की डेट में एक कॉन्सेप्ट है स्पेस टूरिज्म का। स्पेस टूरिज्म यानी कि आप जाइए स्पेस में, आप पैसे देके आप रॉकेट में लेके जाया जाएगा, आपको एक जो वहाँ के वो एक एक्सपीरियंस, एक फील दिया जाएगा। तो वो एक अहम चीज होती है। उस पर काम यूएस में बहुत ज्यादा चल रहा है, यूरोपियन यूनियन भी उस पर काम कर रहा है। भारत में अभी स्पेस टूरिज्म पे नहीं, लेकिन इस चीज पे जरूर ध्यान दिया जा रहा है कि जो हमारा जो पूरा स्पेस स्टेशन बनेगा वो किस तरीके से होगा, उसमें क्या क्या चीजें की जा सकती है। क्योंकि लोग अगर वहां पे रहेंगे तो एक तो उनको लेके जाना और उनको सुरक्षित वापस लेके आना, ये दोनों चीज बहुत अहम होती है। ये जो एक्सियम लॉन्च है, ये जो ड्रैगन जो जिस तरीके से लॉन्च किया गया स्पेसएक्स का जो रॉकेट है, ये भी एक अहम चीज है। भारत खुद इस तरीके के रॉकेट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जहां पे जो बहुत ज्यादा ताकतवर है और जो रीयूजेबल, मैं फिर कहता हूं रीयूजेबल बहुत अहम हो जाती है। यानी आप लेके जाइए, आप वो रॉकेट को फिर वापस लेके आके यूज कीजिए। उससे उसका जो कट ऑफ टाइम है वो कम होता है। बी अहम चीज होती है कि वो फाइनेंशियली वायबल हो जाता है, महंगा नहीं होता है। और एक और चीज जो अहम है कि ये जो पूरे इस पूरे सेक्टर को एक नई दिशा देने की एक कुवत रखता है, एक उनमें कैपेबिलिटी है कि इसको किस तरीके से आगे लेके जाए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंह मीठा करते हुए भी केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज भारत के लिए गर्व का दिन है। शुभांशु शुक्ला ने ऐतिहासिक उड़ान भरी है। एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग के साथ शुभांशु शुक्ला भारत का मान बढ़ाते हुए, और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी खुश हैं। पूरा भारत आज खुश है। पहली बार 3 देश, भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान में आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। और आईएसएस पर एक साथ ये 3 देश, भारत, पोलैंड और हंगरी, इस मिशन को पूरा करते हुए नजर आएंगे। तापस, तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी खासे खुश नजर आ रहे हैं, जो बता रहा है कि किस तरह से भारत अब नेतृत्व करता हुआ अंतरिक्ष के क्षेत्र में नजर आ रहा है। एक्सियम 4 मिशन उसी की एक बानगी प्रस्तुत कर रहा है। शुभांशु शुक्ला का जो ये जो मिशन है, ये एक्सियम जो रॉकेट से जो गए हैं, ये जो पूरा का पूरा मिशन हुआ है, ये जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ उनके पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स देखिए जो घर वाले हैं वो तो खुश होते ही हैं, उनमें एक हर्ष की लहर जरूर होती है, मुंह मीठा किया ही जा रहा है। वो उनकी चारों पे जो खुशी है वो सच में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन एक अहम चीज है कि पूरे देश, पूरा समाज, पूरा जो पूरा विश्व है वो एक टक नजर लगा के रखा था कि किस तरीके से एक भारतीय, पहले एक विचारधारा थी कि भारतीय कुछ चीजों में आगे नहीं जा सकते हैं। अब वो विचारधारा बदली है, वो बदलाव जो देखा गया है थॉट प्रोसेस में वो देखने को मिला है। और यही वजह है कि आज लोहा माना जा रहा है भारतीयों का हर जगह पे। सॉफ्टवेयर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, यहाँ पे पायलट लेके जाने की बात करें, इतना क्रिटिकल एक मिशन को अंजाम देने की बात करें, तो वहां पे शुभांशु शुक्ला का जो मिशन है ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके कंधों truly vindication of the journey started by Vikram Sarabhai and Satish Dhawan, and it was destined to happen under the leadership of Prime Minister Modi. And I am saying so not simply for saying, but out of evidence, because the space reforms which happened a couple of years ago have actually given a quantum leap to India's endeavours. Just to give it a thought,
India's space agency ISRO was established in the year 1969 when NASA landed first human being on the surface of moon called Neil Armstrong. But today we landed on the southern pole of moon through Chandrayaan before anybody else, and today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India is no longer a follower, it is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. I'm glad to say 2 or 3 of those kits by the Department of Biotechnology. We have entered into a formal MOU with ISRO, between the ISRO and the DBT. Then there are kits provided by some of the IITs, kits provided by the Indian Institute of Sciences, which in other words means that the Indian partner in this entire mission is going to perform experiments related to microgravity, which are going to be of utility to even those agencies which started their space journey much earlier than us, including NASA. So this is a moment where India has come of age. India is today a frontline nation, and it is, I would say, heralds the ascent of India to that pedestal of Viksit Bharat. So the ascent of India to the pedestal of rank 1 Viksit Bharat has started via space. So Gaganyaan-1 that is slated to launch in 2027, the fact that Indian astronauts is there? Actually, the 4 astronauts had already been undergoing training for Gaganyaan. One of them was Shubhanshu Shukla, the other one was Group Captain Nair, Group Captain Angad, Group Captain Krishna, and then suddenly this happened actually, and I'm glad to say that the suggestion and the offer to have an Indian astronaut on board came from their side when Prime Minister Modi was on a visit to DC, Washington DC, and was having parleys with the then President Biden, which means that is also a recognition of the Indian talent, Indian acumen. And in other words, we can say that we never lagged in acumen, we never lagged in potential, we never lagged in our commitment, but possibly the enabling milieu which facilitates such ventures and writes such success stories happened after Prime Minister Modi gave us an enabling milieu. Sir, how big was the event when they reached space and Group Captain Shubhanshu Shukla spoke in Hindi and the message, how big that movement? Of course, all the 4 were given an opportunity to speak to their respective countrymen, and I'm glad and all of you proud. It began with Shubhanshu Shukla. In the days to come, there will be more of communication with him as well. And he will be also very busy conducting all those experiments. And these experiments are going to be of huge importance. Like, for example, life sciences. How does the time spent in space affects your cognitive effects, your mental faculties? How does it affect you when you have to continuously or constantly you are expected to watch the television screen or the computer screen? Then how does your muscle behave? And in case the muscle dysfunction happens in future, how would you be able to devise strategies to recover that? So I think this is going to be a great experiment in working out the possibility of life in space, and also at the possibility of plant and other organisms finding habitat in this space. सर, अंतरिक्ष में जीवन के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? अंतरिक्ष में जीवन के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि? जीवन से संबंधित भी प्रयोग इसी बार हो रहे हैं, पहली बार, और ये प्रयोग हमारे लिए एक बड़ा सुखद संयोग है कि हमारे जो वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला, उनके द्वारा हो रहे हैं, और 7 उसमें प्रमुख प्रयोग है और जिनके किट भी भारत के द्वारा ही उपलब्ध करवाए गए हैं। सर एक सवाल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स इन द कमिंग। Of course, and the best part is that India is no longer simply a mute partner. Of course, the first astronaut who went up was Rakesh Sharma 40 years back. He's still around there, and he's always been very helpful in all these projects. Has been also been very cooperative in planning most of these missions. But at that point in time, it was a Soviet mission, and our space program was much in infancy, and we didn't have much to offer, to be very honest.
And the mission that time reflected more of the bonhomie that existed between the then Soviet Union and the Republic of India. But today it's not so. Today we are equal scientific partners collaborating. So they need us as much as we. So I think that's something, and that's why I said the ascent of India to Viksit Bharat has started via space. सर हमारे साथ जितेंद्र सिंह सर, ये अंतरिक्ष की उड़ान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अभी आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि एक्सियम 4 मिशन जो है वो भारत के विकसित यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष यात्री के तौर पर उड़ान भर चुके हैं, उनके माता पिता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो निश्चित तौर पर भारत से शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष यात्री के तौर पर आज एक ऐतिहासिक उड़ान भरी है। पूरे भारत को गर्व महसूस हो रहा है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, लखनऊ का नज़ारा आपसे जानना चाहेंगे, कितना उत्साह नज़र आ रहा है? शुभांशु शुक्ला उड़ान भर चुके हैं, भारत के लिए एक नया ऐतिहासिक दिन है, नया अध्याय जुड़ते हुए नज़र आ रहा है। लखनऊ का अगर नज़ारे की बात करें तो बेहद ही जश्न में है, यहाँ पर लोग खुशियाँ मना रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये शुभांशु के परिवार हैं और यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा था उनकी लॉन्चिंग का, यहाँ पर तमाम सारे लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं, नाच रहे हैं लोग, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है। ये शुभांशु के साथ साथ पूरे परिवार वालों और पूरे देश के लिए एक बड़ा मौका है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत खुशी हो रही है, हमारे इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है हमारा भाई, बहुत खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया हमारे। कितना बड़ा लम्हा और लोगों के लिए भी सर, सभी के लिए बहुत गौरवान्वित का लम्हा है, बहुत खुशी की बात है, हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये सब तमाम सारे लोग हैं जो खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक ये लम्हा है लखनऊ के लिए और पूरे देश के लिए। तमाम सारे यहाँ पर युवा पीढ़ी भी आई है जिसने पूरे मिशन की लॉन्चिंग यहाँ से देखी थी और देखने के बाद यहाँ पर अब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न का माहौल है यहाँ पर। बाबूजी कैसा लग रहा है, कितना बड़ा लम्हा है? बाबूजी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों से, देश की युवा पीढ़ी से? अब देशवासियों का देश प्रदेश सबका नाम रोशन किया है। ये बच्चा जो है, हमारे बच्चे ने बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों ने प्रार्थनाएं की है, उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है, हम बहुत चाहते हैं कि ईश्वर उसको जो है पूरी शक्ति प्रदान करे, इसमें वो सबसे बिल्कुल भावनाओं का भी क्षण है ये। नहीं, आप भावनाओं का क्षण नहीं है बच्चे के लिए जो है। जी बिल्कुल, तो ये शुभांशु के पिता हो, परिवारजन हो, तमाम लोग जो है कह रहे हैं भावुक भी आज बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसा लम्हा है, एक खास लम्हा है पूरे देश के लिए और खासतौर से परिवार के लोग जो भावनाएं उनकी झलक रही हैं, ये आंसू खुशी के आंसू हैं। और तमाम सारी यहाँ पर युवा पीढ़ी है, तमाम सारे टीचर्स मौजूद हैं जो कैसा लग रहा है मैडम आपको? ये विश्व में शांति लाएगा, क्योंकि उसके रग रग में विश्व शांति का खून बह रहा है। क्योंकि जब ब्रह्मांड में शांति आएगी, बरसेगी, तो भारत में और ये पृथ्वी में तो आ ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, कैसा? मैं बिल्कुल चाहूंगी मेरा बेटा सुख को फॉलो करे, वो स्पेस लवर है एंड ही विल डेफिनेटली मेक CMS प्राउड वंस डे। बिल्कुल, ये टीचर है उसकी। अच्छा, चलिए, ये बहुत ही खुशी का लम्हा है पूरे परिवारजनों के लिए और तमाम सारे लोग मौजूद। मैम कैसा लग रहा है? आपके भाई जो है कह रहे आज चला गया, अंतरिक्ष में लॉन्च हो गया, कितना बड़ा लम्हा मानती है इसे? लम्हा अपने आप में बहुत ही बड़ा है और खाली हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए अपने आप में लम्हा बहुत बड़ा है, क्योंकि पहला भारतीय है जो ISS सेंटर में गया है। बचपन में कभी कुछ यादें बताएं आज।
देखिए, बचपन की यादों को बताने के लिए फिर आप कभी मेरे पास आइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। वो तो इतनी सारी यादें हैं कि मैं आपको चंद पलों में नहीं आपको बयां कर सकती। आज पूरा देश देख रहा है, नजरें बनाए हुए था इस लम्हे के लिए। 2-3 बार मिशन किसी कारणों आगे के लिए बढ़ा, आज वो लम्हा आखिरकार आ ही गया। जी बिल्कुल, हम 1 महीने से इसको वेट कर रहे थे कि ये टाइमली कंप्लीट हो जाए, और आज जब ये मिशन हुआ तो डेफिनेटली अब हमें राहत मिली है कि ये मिशन अब कंप्लीट करके जल्दी वो हमारे पास वापस आएगा। बिल्कुल उम्मीद पूरी हुई है आज, और निश्चित रूप से अब सबकी निगाहें हैं इस पूरे मिशन पर, जब वहां पर तमाम सारे प्रयोग किए जाएंगे। स्पेस साइंस में भारत का ये बहुत बड़ा कदम है, और इसे माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब गगनयान में शुभांशु जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे भारत प्रगति करेगा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की नई उड़ान है ये। जी बिल्कुल विकास, हमने ये भी देखा कि शुभांशु शुक्ला जो कह रहे थे साफ तौर पर कि मेरे पास जो तिरंगा है मेरे कंधों पर, वो साफ तौर पर बता रहा है कि आप सभी मेरे साथ हैं, यानी कि पूरा भारत मेरे साथ है। और अभी हम देख भी रहे हैं कि लखनऊ में भी लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। उस लम्हे के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जिस समय में एक्सियम 4 मिशन लॉन्च हो रहा था, उस वक्त किस तरह का माहौल आप देख पा रहे थे? लोगों के हाथों में तिरंगा था, लोग भावुक भी होते हुए नजर आ रहे थे, क्या कुछ नज़ारा देख पा रहे थे आप? बिल्कुल, हर युवा पीढ़ी के हाथ में तिरंगा था। तमाम सारे यहाँ पर युवा पीढ़ी बच्चे मौजूद थे, स्कूल कॉलेज के लोग मौजूद थे, और साथ साथ उनके परिवारजन भी आए हुए थे इस विशेष लम्हों को देखने के लिए। शुभांशु के परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे अभी हमने आपकी सीधे बात कराई। तो वो एक खास लम्हा है, और ख़ास तौर से इतनी बड़ी खुशी है चूँकि जो इतिहास में अब तक नहीं हुई। 81 साल बाद ये लम्हा आया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर, अंतरिक्ष स्पेस सेंटर में पहली बार भारत से कोई प्रतिनिधित्व करेगा वहां पर। इसके बाद जो हमारा अगला मिशन है गगनयान, उसमें हमारे शुभांशु रहेंगे। तो ये तमाम सारी वो चीजें हैं जो स्पेस साइंस में जो भी बच्चा रुचि रखता है, और रुचि रखता है और नहीं भी अगर रखता है, तो हर व्यक्ति को अपने देश के गौरवान्वित होने पर, देश के कुछ अच्छा करने पर गौरव महसूस करता है। कुछ ऐसा ही ये लम्हा है, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है ये बहुत ही बड़ी बात है। इतिहास में ये आज का समय दर्ज हो गया है, और नई जो युवा पीढ़ी है वो हमेशा ये पल उसको प्रेरणा देता रहेगा कि किस तरीके से उनकी मेहनत, लगन और एक लक्ष्य को साधने की जो प्रेरणा थी, जिस तरीके से शुभांशु अपने लक्ष्य को लेकर सजग रहे, शुरू से ही भारतीय वायुसेना के हिस्से रहे। तो तमाम सारे जो है कह रहे हैं युवाओं के आइकॉन बन चुके हैं शुभांशु आज, और ये लम्हा खासतौर से हर लोगों को प्रेरित कर रहा है आने वाले समय में। ये माना जा रहा है जिस तरीके से पिछले दिनों जिस तरीके से भारत ने अंतरिक्ष स्पेस विज्ञान में जो है स्पेस साइंस में प्रगति की है, वो एक बड़ा कदम है। और इसके बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर जब भारत अपना अंतरिक्ष में स्पेस सेंटर भारत का बनेगा, वहां पर जो कहा जा रहा है 2037 तक, उस लक्ष्य के लिए भी ये एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी के नेतृत्व में इसकी संकल्पना भी की जा चुकी है। जिस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक बड़े बड़े ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। चंद्रमा पे जब हमारा मिशन सफल होता है, दुनिया में पहली बार उस क्षेत्र में हमारा चंद्रयान उतरता है जहां कभी तक कोई नहीं गया है। ये वो तमाम सारे लम्हे हैं, और उन्हीं ऐतिहासिक लम्हों में से आज का ये लम्हा उसी से जुड़ा हुआ है। ये आने वाले समय के लिए एक बहुत प्रेरणा का केंद्र बनेगा। जी बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ तापस भट्टाचार्य भी बने हुए हैं। तापस, आपसे जानना चाहेंगे कि कमाल की यात्रा है। शुभांशु शुक्ला ने साफ तौर पर यह बात कही, जय हिंद भी कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ तिरंगा है, और ये तिरंगा जो मेरे कंधे पर है ये साफ तौर पर पूरे भारत का मेरे साथ होने का जज्बा दर्शा रहा है। अगर हम भारत की भावी पीढ़ी की बात करें तो इस तरह के जो मिशन होते हैं वो कितना और लोगों को भी प्रेरित करते हुए नजर आते हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है भावना। अगर सांध्या, अगर मैं बताऊं आपको कि आप सोचिए कि आज से जब 4 दशक पहले राकेश शर्मा जब 1984 में गए थे, तो उन्होंने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया था कि आगे आए। उसके बाद हमने देखा ये दूसरे ज़रूर व्यक्ति हैं शुभांशु शुक्ला की रॉकेट में पहुंचे, लेकिन भारतीय मूल के सुनीता विलियम्स भी गई हैं, और इससे हमने देखा कि पूरा नासा कहिए या इसरो कहिए वहाँ पे, और यूरोपियन एजेंसीज की जो स्पेस एजेंसी है यूरोप की, उन सब में हमने देखा है कि भारतीय बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि एक जनरेशन को वो अपील करते, जैसे अभी बात करते लखनऊ में इसने कहा कि मेरा बच्चा भी आगे बन के आगे जाके इस आगे ये
स्पेस में जाएगा और इस तरीके के कारनामे करेगा। तो ये एक बच्चा, एक माँ, एक फैमिली एक सपना देखते हैं, ये पूरा देश एक सपना देखता है। और ये हमने पहले भी देखा, जैसे राकेश शर्मा जी के बाद अब जब शुभांशु शुक्ला जी आए, ये एक कड़ी है उसमें। तो ये दर्शाता है कि जैसे उन्होंने कहा एक पूरा तिरंगा लेके आया। तिरंगा सिर्फ हमारा फ्लैग नहीं है, उसमें 1.4 बिलियन लोगों की उम्मीदें हैं, उनका प्यार है, भरोसा है, वो लेके वो वहां पे पहुंचे। तो जब इस तरीके से होता है तो सबकी निगाहें हैं, सबका आशीर्वाद है, सबका प्यार है, वो वहां पे गए। वहां पे सिर्फ लोग बोलेंगे कि क्यों सिर्फ वहां पे जाना क्यों अहम है, पर जाना इसलिए अहम है क्योंकि भारत का खुद का एक स्पेस सेंटर आने वाला है। उसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कैसे उसको चलाना है, और सबसे अहम चीज है कि उसके बाद क्या किया जा सकता है। तो वो 2-3 चीजें जहाँ पे भारत अहम भूमिका निभा सकता है और पूरे विश्व की। और अहम चीज है कि शुभांशु शुक्ला यहाँ पे जाके कुछ इंपॉर्टेंट जो टेस्टिंग भी आएंगे वो भी करेंगे। उनकी ट्रेनिंग जब हुई थी बहुत रिगरस ट्रेनिंग भी की गई थी, लेकिन वो जो जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे टेस्टिंग की जाने की बात की जा रही है। करीब 60 एक्सपेरिमेंट है जो ये जो मिशन है इसमें की जाएगी। उसमें वो बहुत सारे उनकी की जाएगी, वो ट्रेनिंग करेंगे, स्टडी करेंगे। खासतौर से उसमें क्रॉप सीड ग्रोथ, यानी ऐसे माहौल में जहाँ पे गुरुत्वात्मक शक्ति नहीं है, तो वहाँ पे किस तरीके से एक क्रॉप या फिर एक वनस्पति कैसे आगे बढ़ती है, कैसे वो बढ़ती आगे उसका वो आगे जाएगा। तो वो देखा जाता है। माइक्रो एल्गे जो है उस पे एक्सपेरिमेंटेशन होगा। मसल डिग्रेडेशन, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं या ये जीरो ग्रेविटी में पहुंचते हैं, स्पेस में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, तो आपकी जो बोन डेंसिटी है उस पे इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो उनकी टीम को और उनको खुद भी करना पड़ेगा। जैसे अभी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर है साइंस और टेक्नोलॉजी के, वो खुद बता रहे थे कि यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ के जो टेस्टिंग है उसमें से डीबीटी के कुछ एक्सपेरिमेंट है, वो उनको मॉड्यूल दिए गए हैं, उनको वो सेटअप दिया गया है। इस तरीके से डीएसटी अलग अलग जगह से करीब 10-12 तो डिपार्टमेंट से ही टेस्ट आए। तो ऐसे जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे वहाँ पे, और उसका जो फायदा होगा वो भारत को अगले मिशन में, अपने खुद के गगनयान मिशन पे बोलिए, जो दूसरा मैन मिशन हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसमें भी इनको फायदा मिलने की उम्मीद है। उससे हम लोग एक सबक जरूर लेंगे। जी बिल्कुल तापस, ये जो एक्सियम 4 मिशन है इसकी जो 14 दिनों की यात्रा होगी अंतरिक्ष यात्रियों की, तो उस दौरान क्या कुछ प्रयोग होंगे, क्या कुछ अध्ययन किया जाएगा, और जब अंतरिक्ष यात्री अपनी सफल यात्रा पूरी कर करके वापस लौटेंगे तो क्या कुछ इसके लाभ मिलते हुए नजर आएंगे? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जिनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्रॉप सीड ग्रोथ है, कायनोबैक्टीरिया है, माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट पे जिस तरीके से बॉडी वर्क करता है, मसल डिजनरेशन कहिए, मेंटल माइंड सेटअप कैसे होता है, उसके साथ साथ एडवांस फार्मिंग कहिए, सपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सोल्यूशन जो है वो किस तरीके से होता है। ये सब चीज़ें जो है ये इस पे गहन अध्ययन किया जाएगा। ये एक जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ है, वही बहुत सारे हैं, करीब 60 के करीब ऐसे टेस्ट हैं जिन पे जो काम किया जाएगा। और ये भारत के लिए भी अहम है और शुभांशु शुक्ला के लिए भी अहम है, क्योंकि वो खुद इसमें से करीब 10-15 टेस्ट खुद एक्सपेरिमेंट जो है वो खुद करेंगे। तो भारत से पूरी एक मॉड्यूल भेजा गया है कि किस तरीके से ये चीज़ की जाएगी। और ये जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट भी है। ये 14 जो मिशन है, 14 दिन का जो मिशन है, इसमें 4 लोग हैं शुभांशु शुक्ला जी को लेके। उसमें ये पेगी विटसन है जो फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट है, जिनको ऑलरेडी 675 दिन स्पेस में रह चुकी है। वही एक विस्निस्की है जो पोलैंड से हैं, टिबोर कापू जो है वो हंगरी से हैं, और शुभांशु शुक्ला खुद भारत से हैं। तो ये एक पैन, आप समझ सकते हैं, पैन वर्ल्ड नासा और पोलैंड, हंगरी और भारत का ये एक तरह से ये पूरे विश्व का एक नेतृत्व कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से चाहे
तो मानव जाति किस तरीके से एक साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ सकती है। आज जैसे हम देख पा रहे हैं, रशिया, यूक्रेन कहिए, ईरान, इसराइल कहिए, यहाँ पे लड़ाई चल रही है, हर जगह पे लड़ाई चल रही है। उसके बीच में ये शायद एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि अगर मानवता चाहे तो एक साथ रह के एक साथ आगे बढ़ा जा सकता है। उसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल तापस, और हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी सुना, केंद्रीय मंत्री जब बोल रहे थे तो वो साफ तौर पर कह रहे थे कि विकसित भारत की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है, जो साफ तौर पर बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। तापस, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि शुभांशु शुक्ला के पिता ने क्या कुछ कहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, तरह करते हैं कि मतलब उसने ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा है। तो तापस, हम बात कर रहे थे कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साफ तौर पर कह रहे थे कि विकसित भारत की दिशा में आज एक बहुत बड़ा कदम भारत की तरफ से बढ़ाया गया है। शुभांशु शुक्ला को भी उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भारत किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार नित नए कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने सारा भाई को भी याद किया और उन्होंने बताया कि वो यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और आज कहाँ तक पहुँच गई है। आपने सही कहा, और मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि ये जो मैं बार बार कह रहा था ना, ये गगनयान ये मिशन वो बहुत अहम हो जाता है। ये जो एक्सियम मिशन है, ये जो स्पेस एक्स के ड्रैगन रॉकेट से लेके जाया जा रहा है, ये एक तरह से भारत के लिए बहुत अहम है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि 2027 में हमारा एक जो भारत ने एक प्लान किया है कि गगनयान मिशन चलाने का, ये होगा जहाँ पे पहला मतलब क्रू फ्लाइट में हम भेजेंगे लोगों को एक स्पेस में। जो इस तरीके का जो अभी जैसे 4 देशों से लोग गए हैं, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा भारत खुद करना चाहता है, ये पूरा का पूरा चीज़। तो यहाँ से गगनयान मिशन जो है एक 2027 में जाने की उम्मीद है, जो जिसके लिए ये जो मिशन है इस वक्त जो नासा का मिशन है, उसमें शुभांशु शुक्ला का जो रोल है वो और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि एक जब हम बात कर रहे थे कि एक मैन मिशन मून का भी, यानी चंद्रमा पर भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जैसे नासा ने पहली बार भेजा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, वैसे ही भारत खुद मैन मिशन भेजना चाहता है मून पे। तो ये जो चंद्रयान मिशन होगा ये एक तरह से 2040 के करीब इसकी होने की उम्मीद है। और वहाँ पे भी इस तरीके के ये जो एग्जाम्पल होगा, ये जो एक्सपीरियंस लिया जा रहा है वो बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आप सोचिए, आपको एक रॉकेट को लेके जाना है, एक स्टेशन रखना है, वहाँ पे फिर उनको लेके वापस आना है। तो ये जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और उसको उस पर काम इस वक्त भारत के इसरो जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, वो इन स्पेस बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है इस वक्त जो भारत में काम कर रहे हैं। करीब करीब 300 ऐसे स्पेस सेक्टर पे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं जो बहुत आगे लेके जा सकते हैं इन चीज़ों को। तो अलग अलग जगह से इस पे काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी हम इसका जो बेनिफिट है, इसका जो फ़ायदा है हमें देखने को मिलेगा हमारे इसके बाद के जितने भी मिशन है। हमने देखिए अभी तक मैन्ड मिशन नहीं किया, हमने जो भी अभी तक किया है वो है यहाँ से हमने रॉकेट से सैटेलाइट भेजी है और उसको लैंड करवाया। सबसे अहम रहा है चंद्रयान मिशन और जो हमारा लूनर मिशन जो रहे हैं, बाकी जो मार्स मिशन जो रहा है। इसके बाद जो अहम चीज़ होती है कि किस तरीके से हम भारतीयों को यहाँ से चंद्रमा तक पहुँचा सके, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा जो है कि अपना खुद का एक स्पेस सेंटर होना ऊपर। तो पहले आपको याद होगा बहुत सालों पहले ये कहा जाता था कि जिस देश में खाने को पैसे नहीं है उस देश को स्पेस प्रोग्राम में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम देख पा रहे हैं कि ये जो नींव रखी जा रही है अमृत भारत की, डेवलप्ड कंट्री की 2047 तक, उसमें स्पेस यानी अंतरिक्ष जो इकोनॉमी है, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है, कितना अहम भूमिका निभा रही है इसमें। तो ये एक पहला कदम है। आज जैसे जब ये चला था तो कहा गया कि ये पहला एक ऐसा कदम है जो पूरे विश्व को जोड़ता है और एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। तो नए इतिहास लिखने के लिए
ज़रूरत किसकी पड़ी आपको? भारत की पड़ी, क्योंकि अगर मानवता का अगर नया इतिहास लिखना है तो उसमें भारत का रोल बहुत अहम हो जाता है और ये पूरे विश्व को अब पता चल चुका है। बिल्कुल तापस, नया इतिहास लिखने के लिए भारत की ज़रूरत पड़ी और आज हम देख रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला ने ऐतिहासिक उड़ान भी भरी है और लखनऊ से हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आप हमसे साझा करेंगे, क्योंकि शुभांशु शुक्ला एक सफल उड़ान भर चुके हैं और भारत आज गर्व महसूस कर रहा है, इतिहास के पन्नों में आज भारत का नाम दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल, इतिहास के पन्नों में भारत का नाम दर्ज हुआ है और यहाँ हम मौजूद हैं, शुभांशु के परिवारजन हैं और तमाम सारे लोग हैं। अब तो ये बात कहेंगे कि हर व्यक्ति भारत का शुभांशु का परिवारजन है और इस तरीके से महसूस कर रहा है कि जो खुशी शुभांशु के परिवार को है वही भारत के हर नागरिक, लखनऊ के हर नागरिक को है ऐसी खुशी। यहाँ पर तमाम सारे स्टूडेंट्स भी आए थे, उनके परिवारजन आए थे और तमाम वो लोग निगाहें बनाए हुए थे टेलीविज़न पे जिन लोगों को स्पेस साइंस में थोड़ी भी रुचि है, भारत अपने देश के विकास के प्रति रुचि है, उन सभी की निगाहें थी वहाँ पर कि शुभांशु की किस तरीके से आज जो लॉन्चिंग है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों को खुशी है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये पूरी पीढ़ी जो है जिसकी रुचि स्पेस साइंस में है उसके लिए ये एक बड़ा प्रेरणादायक लम्हा है ये, क्योंकि जिस तरीके से 81 साल बाद ये लम्हा आया है और जिस तरीके से भारत की अगर बात करें तो पिछले एक दशक में जो प्रगति की रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हुई। हम देख रहे हैं, चाहे वो देश में प्रगति की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ग्रामीण विकास की बात हो, इसके साथ साथ हर क्षेत्र में देश प्रगति ही कर रहा है। हम तो शुभांशु की बहन आई हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है आज का लम्हा, कितना खास है? बहुत 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 खास है। इस दिन के लिए बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे और ऑफ कोर्स ये बहुत प्राइड मोमेंट है हम सबके लिए, नॉट एज अ सिस्टर ऑल्सो बट एज अ इंडियन नेशन एज वेल। और आई डोंट नो, मेरे पास शब्द आज कम पड़ रहे हैं इस खुशी को बयान करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इस चीज़ का वेट कर रहे थे और फर्स्ट स्टेज बहुत अच्छे से क्रॉस ओवर हुआ है, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। 2-3 बार लॉन्चिंग टली, फिर बार बार हम सब की प्रार्थना उनके साथ थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, टली उस समय ज़रूर बुरा लग रहा था, लेकिन उसका पॉजिटिव पॉइंट ये था कि ये अच्छी चीज़ थी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको वो रेक्टिफाई कर रहे थे एंड उन्होंने सेफली बाहर भेजा है उनको, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। लॉन्चिंग से पहले शुभांशु से कब बात हुई? आज सुबह ही हमारी बात हुई थी। क्या कह रहे थे? जी बिल्कुल, वो बहुत खुश और शांत थे और हैप्पी थे और बहुत कॉन्फिडेंट थे कि सब अच्छा होगा, मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी वे में हूँ और आप सब खुश रहिएगा, क्योंकि दैट इज़ हाउ दे गिव अस कॉन्फिडेंस कि जब वो बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ तो हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक होंगे। एंड हमने भी उनको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है कि डेफिनेटली वो सब कुछ कर लेंगे, वो अपने संभाल लेंगे अपने आप को। देखिए, परिवारजनों के लिए तो बहुत खुशी का पल है, लेकिन हर एक देशवासी खुश है और आने वाली युवा पीढ़ी जो अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखती है उसके लिए कितना बड़ा ये कदम मानती है आप? मैं बहुत 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 बड़ा कदम मानती हूँ, क्योंकि मेरे लिए यही कहना है कि शुभांशु हमारे ही बीच से निकल के गया है। हम केवल दूसरों की स्टोरीज सुनते रहते हैं, बट नाउ तो ये प्रैक्टिकल फील किया है, हमारे बीच से निकल के गया है। बस उसका मोटिवेशन बहुत फिक्स था, तो अगर शुभांशु शुक्ला कर सकता है तो कोई भी कर सकता है जो मेहनत करना चाहेगा और डेडिकेशन दिखाएगा, डेफिनेटली वो अपनी हाइट्स पे पहुंचेगा। देखिए, आप उनकी बहन है, तमाम सारी चीजें बातचीत होती रही होंगी। पापा चाहते थे IAS बने, लेकिन आज तो बहुत ही ऊपर पहुंच। जी बिल्कुल बिल्कुल, पापा ने चाहा था, पापा की जितनी नॉलेज थी उस समय, क्योंकि वो खुद भी सेक्रेटरीट में रहे हैं, तो उनको ये था कि उनको जो है अपने बेटे को IAS ऑफिसर देखना है, क्योंकि उस हिसाब से उनकी वो हाईएस्ट पोस्ट होती थी उस समय की। बट उनको ये नहीं पता था कि कहाँ किस हाइट तक वो लेके जाएंगे ना। आज शायद इसीलिए उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं खुशी की वजह से, कि उनको ये पता ही नहीं था कि उनके बेटे की वजह से वो इतनी ज़्यादा खुशी उनको मिलेगी, ये उनको नहीं पता। उनकी मेहनत, बहुत ही मेहनती थे। जब वायुसेना में आए उसके बाद से आपसे जब कभी उन्होंने विचार व्यक्त किया कि मैं अंतरिक्ष में जाऊँगा? नहीं, ऐसी कोई विचार नहीं था, और क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसा कोई कोर्स भी नहीं होता है एस्ट्रोनॉट बनने का। बट येस, वो मेहनत बहुत करते हैं। लकीली उनके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी आई जिसको उन्होंने प्रॉपर्ली ग्रैब किया और उसके लिए अपना 110% दिया। एंड मेरा ये मानना है कि जो बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपॉर्चुनिटी अपने आप उनके पास आती है, एंड उनको जानना होना चाहिए कि उनको कैसे क्या करना है। एंड प्रॉबेबली थोड़ा गॉड्स ग्रेस है कि उनको थोड़ी सी भगवान का भी बहुत आशीर्वाद है उनके ऊपर कि वो हम लोग ये देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से काफी तेजी से प्रगति कर रहा है देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में। PM मोदी भी एक विजन दे रहे हैं बार बार, कैसा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की वजह से ही ये मिशन हमने गगनयान के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट करी, जिसमें 4 गगन यात्रियों का सिलेक्शन हुआ था। शुभांशु वॉज वन ऑफ देम।
एंड उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई और उसके बाद ये वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये भारत के लिए बहुत बहुत अचीवमेंट की बात है। थैंक यू। तो ये इनकी सिस्टर बता रही थी कि कितना बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है और पीएम मोदी के द्वारा कितनी हेल्प की गई इस मिशन में, और ये एक बड़ी बात है क्योंकि जब प्रगति की बात होती है, आगे बढ़ने की बात होती है देश में, तो पीएम मोदी हर व्यक्ति के साथ जैसे रहता है उसको देखकर तमाम सारे वो कदम उठाते हैं जब वो आगे बढ़ सके, अपनी मंजिल को पा सके। ये लक्ष्य शुभांशु का नहीं, ये लक्ष्य पूरे देश का है और आने वाले समय में जिस तरीके से भारत आगे प्रगति कर रहा है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन होगा और ये उस दिशा में एक बड़ा कदम है। जी बिल्कुल विकास, एक बहुत ही बड़ा कदम है और भारत आज इतिहास रचा है, एक नया अध्याय जोड़ता हुआ भारत, जहां शुभांशु शुक्ला ने एक अंतरिक्ष यात्री के तौर पर उड़ान भरी है और भारत को आज गर्व महसूस हो रहा है। माता पिता बहन को अभी हमने आपको सुनवाया जो साफ तौर पर कह रहे थे कि आज शब्द कम पड़ गए हैं क्योंकि वास्तव में ये भावुक करने के साथ साथ एक इतिहास रचने वाला पल भी है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तापस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन, भारत के लिए आज ऐतिहासिक पल, जहां कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष यात्री के तौर पर उड़ान भरी है और निश्चित तौर पर भारत के साथ साथ आज पूरी दुनिया भी भारत की शक्ति को देख रही है। बहुत समाचार में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल